मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को जो हमने टॉपिक चालू किया था ट्रेड साइकिल, और पिछले टर्न पे हमने प्रॉस्पेरिटी और बूम की कंडीशन को ट्रेड साइकिल में डिस्कस किया था। आज हम सुस्ती या रेसेशन की स्थिति को डिस्कस करते हैं। समृद्धि समाप्त होते ही सुस्ती का आरंभ होता है। जब बूम टाइम खत्म होता है उसके बाद रेसेशन स्टार्ट होता है। वास्तव में ये एक अवस्था न होकर एक ऐसा मोड है जो अधोगति अर्थात डाउन स्विंग का रास्ता खोल देता है। इस मोड़ पर संकुचन की शक्तियां विस्तार की शक्तियों से अधिक बलवान हो जाती है। इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, कॉन्ट्रैक्शन की शक्तियां जो है ज्यादा पावरफुल हो जाती है बनिस्बत की एक्सपेंशन के, और आर्थिक क्रिया का स्तर गिरने लगता है। सुस्ती की जो मुख्य विशेषताएं ये होती है, पहला, कीमतों की अपेक्षा लागतों में अधिक वृद्धि। अगर प्रोड्यूसर को जो है वो प्राइसेस जो मिल रही है उसकी अपेक्षा उसकी कॉस्ट जो है ज्यादा आ रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज ए सिनारियो इन विच रेसेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। फिर लाभ में कमी तथा व्यवसाय में अत्यधिक सावधानी अगर वो बरतने लग रहा है। फिर निवेश में कमी तथा औद्योगिक विस्तार में शिथिलता। चौथा, रोजगार के अवसरों में कमी। एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी जो है घट रहा है और आय में गिरावट आ रही है। स्टॉक्स में कमी है। मुद्रा व साख बाजार में प्रतिकूल दशाएं हैं। मनी मार्केट और क्रेडिट मार्केट के अंदर जो है वो प्रतिकूल दशाएं हैं। व्यवसायिक असफलताओं में वृद्धि है। निराशावादी दृष्टिकोण है। सुस्ती का प्रभाव संचयी क्यूमुलेटिव होता है। गुणक प्रभाव जो है वो उसमें उल्टी दिशा में कार्य करने लगता है। विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि हमने जब मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझाया था तो हमने ये बताया था कि इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी के अंदर बढ़ता है तो इनकम जो है कई गुना बढ़ती है ड्यू टू मल्टीप्लायर। और अब की बार स्थिति ऐसी है कि यहां पर मल्टीप्लायर जो है नेगेटिव डायरेक्शन में कार्य करने लगता है, अर्थात इन्वेस्टमेंट घटता है तो इनकम कई गुना घटती है। प्रोफेसर ली ने जो है इस स्थिति को इस तरह से बताया है। प्रोफेसर ली के अनुसार सुस्ती एक बार आरंभ हो जाने पर अपनी ही शक्ति से आगे बढ़ती है, जिस प्रकार जंगल की आग अपनी विनाश की शक्ति का स्वयं ही सृजन करती है। सुस्ती अंत में अर्थव्यवस्था को मंदी की अवस्था में पहुंचा देती है और इस प्रकार एक चक्र पूरा हो जाता है। तो ये हमने देखा था कि ट्रेड साइकिल की विभिन्न अवस्थाएं क्या है। अब इसके बाद जो है हम इसी का आगे टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, जो है व्यापार चक्र के सिद्धांत क्या हैं। थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल। थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल नया टॉपिक है। अभी तक हमने देखा कि ट्रेड साइकिल की 4 अवस्थाएं हैं। उन 4 अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या होता है चारों स्टेजेस के अंदर। अब हम देखते हैं कि कौन सी थ्योरीज हैं व्यापार चक्र की जो कि समझनी जरूरी है। व्यापार चक्र के कारणों की व्याख्या के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए जा चुके हैं। ये सिद्धांत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य सिद्धांत जिसे हम एक्सटर्नल थ्योरीज कहते हैं, और दूसरा आंतरिक सिद्धांत जिसे हम इंटरनल थ्योरीज कहते हैं। बाह्य सिद्धांत व्यापार चक्र के बहिर्जनक कारणों अर्थात एक्सोजीनियस फैक्टर्स की व्याख्या करते हैं। स्टैनले जेवंस ने बताया था कि कुछ काल के बाद सूर्य के धरातल पर कुछ धब्बे या सनस्पॉट बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है और उसका कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यापार भी प्रभावित होता है। व्यापार चक्र के कुछ अन्य बहिर्जनक कारक भी हो सकते हैं, जैसे युद्ध, क्रांतियां, राजनीतिक घटनाएं, जनसंख्या की वृद्धि दर, स्वर्ण की खोज, नए क्षेत्र और साधनों की खोज तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कार एवं सुधार। अब इनको एक एक को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक्सोजीनियस फैक्टर्स के अंदर जैसे युद्ध है, वार की सिचुएशन है, रिवॉल्यूशंस की स्थिति है, तो ये भी क्या इकोनॉमी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। राजनीतिक घटनाएं हो सकता है
किसी देश के लिए अपहीवल्स हों, इकोनॉमिक पॉलिटिकल अपहीवल्स, और जनसंख्या की वृद्धि दर अगर ज्यादा हो जाएगी, स्वर्ण की खोज, अगर सोना जो है वो ज्यादा डिस्कवर हो गया, नए क्षेत्र और साधनों की खोज हो गई, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कार एवं सुधार हो गए, तो ये जो है एक्सोजीनियस फैक्टर्स हैं जो कि ट्रेड साइकिल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। शुम्पीटर का नव प्रवर्तन का सिद्धांत या इनोवेशन थ्योरी व्यापार चक्रों का मुख्य कारण साहसियों द्वारा नव प्रवर्तन की प्रस्तुति को मानता है। वास्तविकता यह है कि उपर्युक्त बाह्य कारण अर्थव्यवस्था पर प्रहार तो करते हैं, परंतु ये उतार चढ़ाव उत्पन्न नहीं कर सकते। ये जो एक्सोजीनस फैक्टर्स हैं अर्थव्यवस्था को प्रभाव तो करते हैं, गड़बड़ी तो आंतरिक कारणों से ही उत्पन्न होती है। आंतरिक सिद्धांत अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न करने वाले अंतर्जनित कारणों या एंडोजीनियस फैक्टर्स की व्याख्या करते हैं। ये सिद्धांत अर्थव्यवस्था की आंतरिक क्रियाओं की ओर ध्यान दिलाते हैं। हॉथरे ने बैंक साख के संकुचन तथा विस्तार के आधार पर विशुद्ध भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यहाँ ये ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है ट्रेड साइकिल की, वो है हॉथरे ने बैंक साख के संकुचन तथा विस्तार के आधार पर, जो क्रेडिट, बैंक द्वारा जो क्रेडिट होता है उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के आधार पर उन्होंने प्योर मॉनेटरी थ्योरी प्रतिपादित की है। दूसरी प्रोमिनेंट थ्योरी जो है वो हैयक के मौद्रिक अतिनिवेश सिद्धांत, मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी के अनुसार मौद्रिक कारणों के प्रभाव में जब निवेश अत्यधिक बढ़ जाता है तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है और नीचे की ओर पतन प्रारंभ हो जाता है। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मौद्रिक कारणों के प्रभाव में जब निवेश अत्यधिक बढ़ जाता है, ऑल राउंड जो है मॉनेटरी फैक्टर्स के कारण जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है और नीचे की ओर पतन प्रारंभ हो जाता है। हॉथरे तथा हैयक के व्यापार चक्र के सिद्धांत व्यापार चक्र के मौद्रिक सिद्धांत कहे जाते हैं। ये दोनों जो थ्योरीज हैं वो मौद्रिक सिद्धांत, मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल कहलाती है। व्यापार चक्र के मौद्रिक सिद्धांत में हम, या मॉनेटरी थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल में हम सबसे पहले प्योर मॉनेटरी थ्योरी अर्थात हॉथरे का सिद्धांत को डिस्कस करते हैं। आरजी हॉथरे ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्योर मॉनेटरी थ्योरी प्रस्तुत किया। हाद्रे ने व्यापार चक्र को एक विशुद्ध मौद्रिक विषय, प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना माना है। ये कहते हैं ट्रेड साइकिल जो है वो प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं के स्तर में सभी परिवर्तन मुद्रा की मात्रा या प्रवाह अर्थात फ्लो ऑफ मनी में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम होते हैं। ये कहते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के स्तर में अगर परिवर्तन हो रहे हैं तो वो सभी परिवर्तन फ्लो ऑफ मनी के कारण होने वाले परिवर्तनों का परिणाम है। फिर मुद्रा की मात्रा अथवा प्रवाह को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व बैंकों द्वारा किया गया साख निर्माण है। बैंकों ने जो है वो कितनी क्रेडिट ग्रोथ की है, बैंकों की क्या परफॉर्मेंस रही है फ्लो ऑफ मनी के केस में। तो बैंक साख में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की आय तथा व्यय में परिवर्तन होते हैं। अब दोनों केस हो सकते हैं। अगर क्रेडिट एक्सपेंशन होता है तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी को मिलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन होता है क्रेडिट के अंदर तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट जो है इकोनॉमी को झेलने पड़ते हैं। इससे संपूर्ण प्रभावपूर्ण मांग जो है प्रभावित होती है। व्यापारियों द्वारा स्टॉक रखने की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। साख व्यवस्था की अस्थिरता मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन लाती है, जिससे मौद्रिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगर साख व्यवस्था जो है उसकी अस्थिरता, मनी फ्लो में जो है डिफिकल्टी आ रही है तो उससे मौद्रिक संतुलन बिगड़ जाता है। मौद्रिक संतुलन बिगड़ जाने से अस्थिरता उत्पन्न होती है इकोनॉमी के अंदर। मौद्रिक संतुलन अगर बिगड़ गया तो अनसर्टेनिटी जो है वो इकोनॉमी के अंदर आ गई। बैंक साख का विस्तार अंत में समृद्धि को उत्पन्न करता है और बैंक साख में संकुचन का इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। हाथरे ने मौद्रिक सिद्धांत की क्रियाशीलता में ब्याज दर को बहुत अधिक महत्व दिया। अब इसमें पहली जो चीज हम डिस्कस करते हैं
एक्सपेंशन एंड प्रॉस्पेरिटी अर्थात विस्तार तथा समृद्धि की अवस्था तब उत्पन्न होती है जब बैंकों द्वारा साख का विस्तार किया जाता है और इसके लिए ब्याज की दरों में कमी की जाती है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाता है। बैंकों द्वारा साख का विस्तार करने के लिए ब्याज दर में कमी के कारण व्यापारियों द्वारा अधिक ऋणों की मांग की जाती है। वे माल का अधिकाधिक स्टॉक करने लगते हैं। ठीक है, ब्याज दर कम है तो माल का अधिकाधिक स्टॉक करने लगेंगे। मांग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन का विस्तार किया जाता है और रोजगार बढ़ता है तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इससे मांग और बढ़ती है तथा व्यापारियों को स्टॉक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बढ़ती हुई आर्थिक क्रियाएं मांग में वृद्धि लाती है। बढ़ती हुई आर्थिक क्रियाएं क्या करती है? मांग में वृद्धि लाती है और मांग में वृद्धि से अधिक क्रियाएं और बढ़ती है। इस प्रकार विस्तार का संचयी क्रम तब तक क्रियाशील रहता है जब तक कि बैंक साख का विस्तार करते रहते हैं। फिर जो है दूसरी स्टेज है प्रतिसार अथवा सुस्ती। रेसेशन की अवस्था उस समय उत्पन्न होती है जब बैंकों द्वारा साख का विस्तार करना रुक जाता है, ऋणों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि का बैंकों की तरलता स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैंकों को अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी साख नीति कठोर कर देनी पड़ती है। ब्याज दरें बढ़ा दी जाती है। केंद्रीय बैंक द्वारा भी बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप साख का विस्तार रुक जाता है। आज हम यहीं तक करेंगे, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं ट्रेड साइकिल को।